सो हेलो गाइस, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के रिवीजन वाली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं और वीडियो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलो शुरू करते हैं। तो देखो फिर इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं। अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना था, तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में रहा है, याद रखना ये। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल में किसे केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो टी पद्मनाभन। तो प्रसिद्ध लेखक हैं टी पद्मनाभन, जिनको अभी साहित्य में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए केरल ज्योति पुरस्कार मिला है। देखो, जिस तरह से भारत में पद्म पुरस्कार होते हैं ना, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। उसी तरह से केरल सरकार ने भी 2021 में ये पुरस्कार शुरू किए थे, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। तो केरल ज्योति हर साल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है और इस बार दिया गया टी पद्मनाभन को। इसे पहली बार दिया गया था एम.टी. वासुदेवन नायर को, तब भी हमने पढ़ा था। वैसे जो केरल प्रभा होता है वो 3 लोगों को दिया जाता है और केरल श्री 6 लोगों को। आप केवल केरल ज्योति वाला याद रखो, ये किसे मिला है, टी पद्मनाभन को। बाकी देखो, दीनानाथ राजपूत दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला था ना इनको अभी, और वहीदा रहमान, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अभी 2021 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। आप यूं मत सोचना कि हर क्वेश्चन में मैं ये ऑप्शन क्यों ले रहा हूं, इससे टाइम बढ़ जाएगा। टाइम मत देखो, पढ़ते वक्त तो वैसे टाइम देखना ही नहीं चाहिए। और वैसे मुझे ही पता है ये रिवीजन वाली क्लास है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ऑप्शन से आप देखोगे क्विक, हम बहुत इंपॉर्टेंट नाम को बार बार रिवाइज करते चलेंगे, कोई भी नाम नहीं छूटेगा। और आप देखो, रिवीजन ऑप्शन का रिवीजन करवाते हुए मैं ज्यादा समय भी नहीं ले रहा हूँ, क्विक निकल रहा हूँ, क्विक, ताकि रिवीजन भी हो जाए, आपका टाइम भी ज्यादा खर्च ना हो। मुझे भी आपके टाइम की परवाह है भाई, क्योंकि आपका टाइम लेने से पहले मुझे अपना टाइम देना पड़ रहा है। अगला प्रश्न क्या है, देखो फिर, अभी किसे 2023 के एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया, तो एस के वसंथन को चुना गया। एजुथाचन पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में केरल का शीर्ष पुरस्कार है। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं। और एस के वसंथन की बात करें तो 2007 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अच्छा, जीना महसा अमीनी की बात करें, अभी यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 मिला था। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये ईरानी महिला है ये। और एक और ईरानी महिला आपके सामने आएगी, नरगिस मोहम्मदी, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 इनको मिला था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जॉर्जी गोस्पोडिनो तो महा इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता था। बुल्गारिया के लेखक हैं, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए मिला था। अब अगला प्रश्न क्या है, अभी WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया, तो आंसर होगा साइमा वाजेद को। साइमा वाजेद कौन है, ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है ना, शेख हसीना, जो भी आपने पढ़ा होगा 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी, तो उन्हीं की बेटी है ये, साइमा वाजेद इनका नाम है। ये एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है और अभी इन्हीं को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में चुना गया है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह आएगा आपके मन में कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया या किनका स्थान लेंगी, तो उनका नाम आपने सुना है, पूनम खेत्रपाल सिंह को। ये इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी थी और इनका नाम हमने न्यूज में भी पढ़ा था। चलो मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि इनका नाम हमने न्यूज में कब पढ़ा था। इनको अभी किसी देश ने एक अवार्ड दिया था, चलो मैंने बता दिया, अब आप बताओ किस देश ने अवार्ड दिया था। WHO की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। यहाँ पे ये इंद्रमणि पांडे का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक के महासचिव बने ये और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं। बाकी आपसे पूछ रहे हैं कि अभी दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी, तो आंसर होगा चाइना ने। तो ये दुनिया की पहली पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी है जिसको मंजूरी दे दी गई, मतलब उड़ान के लिए योग्यता प्रमाण पत्र इसे मिल चुका है कि भैया उड़ सकते हो। नाम है EH216S। कहाँ चलेगी ये, चाइना में चलेगी। इसमें एक बार में 2 यात्री बैठ सकेंगे। रेंज पूछोगे तो 30 किलोमीटर है और स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका निर्माण चाइना की एक कंपनी है ई-हैंग, उसी ने किया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी अमेरिका ने भी LF मॉडल A एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है, उसको भी मंजूरी दी थी। और आपको याद हो तो चाइना से एक पॉइंट याद आएगा कि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट भी अभी इसी ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न क्या है, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया, वानखेड़े स्टेडियम में, जिसकी हाइट कितनी है, 22 फुट है और ये स्टेचू स्ट्रोक खेलते हुए है। इसके वास्तुकार हैं प्रमोद कांबले। अगर पूछे कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था सचिन को,
2014 में। और आप कह सकते हो कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट है ना। और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, प्लेइंग इट माई वे। और स्टेचू से याद आएगा, अभी ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर की भी मूर्ति लगाई गई थी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। बता सकते हो उन क्रिकेटर महिला का नाम क्या है, तो बेलिंडा क्लार्क उनका नाम है, याद रखना उनका नाम भी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर रख दिया गया, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। सिंहासन कक्ष मतलब थ्रोन रूम, यह है पश्चिम बंगाल के कोलकाता के राजभवन में, और उसी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे रखा गया। अच्छा, सरदार पटेल जी, और इन्हीं की जयंती को यानी कि 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे आपने मनाया था। और इन्हीं की स्टैचू है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आप बोलते हो जिसको। 182 मीटर इसकी हाइट है। ये हमारे पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, लौह पुरुष इनको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछा था कि भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMUSAT लॉन्च करेगा, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा देखो, यहां पे भी इसका एक अर्थ हो गया। SAT मतलब तो समझ गए होंगे, सैटेलाइट हो गया। AMU मतलब हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और SS मतलब हो गया सर सैयद अहमद। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी याद रखना अपना खुद का पहला उपग्रह लॉन्च करेगा, और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पे रखा गया है। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये एक नैनो सैटेलाइट है, मतलब छोटा सैटेलाइट है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया था, तो आंसर होगा अन्ना यूनिवर्सिटी थी, तमिलनाडु की है वो। उसने 2009 में ही लॉन्च कर दिया था। उसका नाम था ANUSAT, अन्ना यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। फिर अगला प्रश्न है, अभी म्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? अमेरिका ने किया। ये एक अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 6000 मील से अधिक इसकी रेंज है। और स्पीड की बात करोगे तो 23 मैक, और स्पीड की बात करोगे तो 23 मैक, या यूं कहूं कि 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। एक मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो उसका 23 गुना कर लो, याद रखना ये। कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। आपको याद होगा तो अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन ये किया गया था नई दिल्ली में, 7वां संस्करण था। तो वहीं पे हमारे जो IT मिनिस्टर हैं, संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा था कि 2024 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी भी भारत करेगा, तो ये याद रखना। फिर बताओ, अभी किसने एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड किया? तो आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग ने। एनकोर मतलब हो गया इनेबलिंग कम्युनिकेशंस फॉर रियल टाइम एनवायरनमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग की। इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324 से लेकर 329 भाग 15। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी हम मनाते हैं, याद रखना। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनके नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। वैसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और महिलाओं में पूछोगे पहली महिला कौन थी? VS रमा देवी थी। तो ये स्टैटिक पार्ट हो गया, यहां से ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया था ये, और मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। और एक और प्रश्न बन सकता है कि इस कार्यक्रम का भागीदार देश कौन था? तो आंसर होगा नीदरलैंड। फिर बताओ, अभी भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज को मुंबई से हरी झंडी दिखाई गई थी, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा कोस्टा सेरेना। हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने ही मुंबई में भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना को अभी हरी झंडी दिखाई थी। कोस्टा सेरेना इसका नाम याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक का नाम क्या है? HSBC बैंक। अच्छा, EBG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि देश में EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? तो आपने कहा HDFC बैंक बना था। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये जारी करने वाला, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी प्लेटफॉर्म जारी करने वाला अभी पहला विदेशी बैंक कौन सा बना है? HDFC तो भारतीय बैंक है। पहला विदेशी बैंक पूछेंगे तो आंसर करना HSBC बैंक। एग्जाम में ये प्रश्न देखो कंफ्यूज कर सकता है आपको, एक ही शब्द में उत्तर चेंज हो गया, विदेशी बैंक लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर HDFC आंसर नहीं होगा, HSBC आंसर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जहां पे एग्जाम में आप जल्दबाजी में गलत कर देते हो। HSBC को जल्दबाजी में कई लोग HDFC पढ़ लेंगे एग्जाम में और फिर गलती कर जाएंगे।
HSBC मतलब क्या होता है? हॉन्किंग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो केरल बना था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। अगर आप भूल गए हो तो मैंने याद दिला दिया, कर देना जरूर प्लीज, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आज के लिए काफी, बस थैंक यू।